जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग जैक बोर्ड मॉडल क्लास 10 साइंस एमसीक्यू 2023-24 की चर्चा करते हैं। यह जो बोर्ड मॉडल है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए है और यह साइंस का वीवीआई बोर्ड मॉडल है। इसी से अधिकतर आपका जो सवाल होता है वो बोर्ड मॉडल में मैट्रिक में अधिकतर भिड़ता है, तो आप लोग इसे केयरफुली अध्ययन कीजिएगा। हम लोग बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हमारे यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है। तो इसका जो संबंध होता है वो फोकस जो होता है वो त्रिज्या का आधी होती है। फोकस जो होती है त्रिज्या की आधी होती है। F=R/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेगा कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि 1 मीटर फोकस दूरी, जी हाँ 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए सबसे पहले हमको क्षमता निकालने के लिए P बराबर होता है 1/f, P बराबर पावर अर्थात क्षमता बराबर होता है 1/f। इसके यदि वैल्यू में करेंगे तो एक तो ये हमेशा मीटर में होता है। F यहाँ पे जो हम लोग का फोकस दूरी दिया गया है, F में हम लोग को कितना दिया हुआ है, यहाँ पे F बराबर 1 मीटर दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिक ऊपर तो ऑटोमेटिक एक होता है। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए P बराबर 1/f होता है। तो वहीं पे एक का मान तो एक हो गया और F का मान कितना है, F का मान 1 दिया। ये दोनों को यदि पुट करेंगे तो कट करेंगे तो एक आंसर आएगा। तो अर्थात 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो 1 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। जी हाँ 4D वाले क्षमता वाले लेंस की जो फोकस दूरी क्या होगी, वही फॉर्मूला बैठेगा P बराबर 1/f होगा। P चूंकि P का मान डायोप्टर में यहाँ पे क्षमता 4D दिया हुआ है तो 4 बराबर हो जाएगा 1/f का मान, और इस तरह करके दे पुट करेंगे तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर लिख लेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। जी हाँ, वाहन के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल। मानव का दृष्टिपटल में मानव नेत्र में क्या बनता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। जी हाँ, सामान्य नेत्र का जो दूर बिंदु है वो अनंत है। दूर बिंदु की बात कर रहा है, भीड़ बोलता निकट बोलता तो 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन यहाँ पे दूर बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुतली। पुतली जो है वो प्रकाश में जाने वाली नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में हमेशा उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा तथा आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है कि 1 किलोवाट प्रति घंटा निम्न में से किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि कूलम किसका एसआई मात्रक है, तो जो कूलम है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे विद्युत मोटर की बात कर रहा है। तो विद्युत मोटर जो है वो क्या है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जनरेटर की बात करेंगे तो जनरेटर क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि यहाँ पे विद्युत मोटर है तो विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत को लेगा और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाएगा, जैसे कि पानी चलाने वाला मोटर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि जल, जी हाँ जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आपका राइट आंसर है वियोजन अभिक्रिया। चूंकि जल अर्थात जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इसमें अलग अलग हो जाती है, तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि दिए हुए अभिक्रिया किस प्रकार का उपचयन हो रहा है। जी हाँ, दिए हुए अभिक्रिया में यहाँ पे जो यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया करके कॉपर प्लस जल का निर्माण करते हैं। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है और इसमें क्या हो रहा है, उपचयन कौन हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, उपचयन। उपचयन का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो इसमें ऑक्सीजन कहाँ पे
जल में तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ चुका है क्योंकि यहाँ पे H2 है, H2 में यहाँ पे O लग गया है, O मतलब ऑक्सीजन लग गया, तो ये किसका ऑप्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑप्शन हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पर एक चित्र दिख रहा होगा, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। जी हाँ, कौन जो है वो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, लिटमस पत्र जो है वो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं किस विलियन का पीएच मान 10 है, तो वह किसी विलियन का जो पीएच मान है 10 है, तो वो निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, क्षार होगा, क्योंकि 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक कम होगा तो अम्ल होगा, 7 से अधिक होगा तो वो क्षार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि दिया गया चित्र में क्या सूचित करता है। जी हाँ, दिया गया जो चित्र है वो क्या सूचित करता है, तो आप लोग के स्क्रीन पर यहाँ पे छोटा सा दिख रहा होगा। इसमें जो है वो इस चित्र में आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्या सूचित करता है, तो ये क्या सूचित करता है, यह जो है वो सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि हम बात करते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल होता है। जी हाँ, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जी हाँ, अधातु की बात करें तो आपका राइट आंसर है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग जो होता है वो अग्निशामक बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है, तो यह परमाणु संख्या के आधार पर बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं जल्दी कवर करने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि आप लोग का कम से कम समय बचा सकूं, आप लोग को कम से कम में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यहाँ पे सोडियम भी हो जाएगा लेकिन इससे भी ज्यादा कौन है, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि पृथ्वी की भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी के भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, प्रोपेनॉल में कौन सा अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। देखिए, प्रोपेनॉल में नॉल मतलब कि इसमें कौन सी अभिक्रियाशील जो समूह है वो मौजूद है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्कोहल। क्या है, अल्कोहल। नॉल इसका जो ट्रिक होता है वो आप लोग को सब्जेक्टिव क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, यहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है। तो प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं हम लोग, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है वो पौधों में ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है, तो वृक्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का उत्तरदायी है, तो फल पकाने के लिए एलिथीन जो हार्मोन है वो काफी उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। जी हाँ, जो एस्ट्रोजन है वो कहां से स्रावित होता है, सबसे पहले देखना है कि एस्ट्रोजन होता क्या है। एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा, जी हाँ, मादा शरीर में पाया जाने वाला एक हार्मोन होता है, ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे चित्र आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो है इसमें कौन सा जनन हो रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुकुलन। अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, पंछी और चमगादड़ के पंख हैं। जी हाँ, पंछी और चमगादड़ के पंख का है, तो यह असंजात है। आपका राइट आंसर को क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, असंजात है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेढक अपने प्रयोग, देखिए मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना है, तो मेंडल ने अपने
प्रयोग में मटर के पौधे को चुना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। जी हाँ, कौन उत्पादक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये जो है उत्पादक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। तो किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का जो निर्माण होता है वो प्रथम पोषीय स्तर का होता है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेवार है। तो आपका सबसे अधिक सर्वाधिक जिम्मेदार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। कौन जो है जैव मात्रा स्रोत ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात क्या कर रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन की जो न्यूनतम जो गति होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, अर्थात 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आई होप दोस्तों आप लोग का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें कमेंट करना ना भूले, ताकि अगला वर्ष में सुधार कर सकूं। जय हिंद।